Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the sixth lecture of Moving Charges and Magnetism. Basically, हम लोग इस लेक्चर में मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड को और आगे बढ़ाएंगे, है ना। पहले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा तो इसे पढ़ा था, उसका रिवीजन करते हुए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर आता है, Q इंटू वी क्रॉस बी के। और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से V क्रॉस बी करते हैं। V वेक्टर के अलोंग अपने हाथ को रखते हैं, है ना, अपने फिंगर्स को रखते हैं और उसको हम लोग कर्ल कराने की कोशिश करते हैं ना, अपनी कलाई को मोड़ने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स B वेक्टर, है ना। और इस तरीके से अपने को क्या मिलता है, V क्रॉस बी की डायरेक्शन ये हमारे को थंब बताती है। और अगर चार्ज नेगेटिव हो जाता है तो बाहर एक नेगेटिव साइन आने की वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, हमारे स्ट्रेच्ड थंब के ऑपोजिट। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख लिए थे, वो क्या था कि जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है ऑन दैट चार्ज्ड पार्टिकल, वो क्या आ रहा था, वो हमेशा परपेंडिकुलर आ रहा था वेलोसिटी वेक्टर के भी और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड के भी। इस केस में बच्चों एक और चीज हम लोग समझ पा रहे हैं, वो क्या है कि चूंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है हमेशा, है ना। तो इसलिए जो F डॉट V है ना, F वेक्टर डॉट V वेक्टर, वो क्या आएगा, जीरो आएगा। और यही क्या होता है, बेसिकली पावर होता है। तो पावर इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होगा ऑन दैट चार्ज, जीरो होगा। दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल पर कोई भी वर्क नहीं कर पाती। तो इसीलिए बच्चों वर्क डन भी जीरो हुआ, है ना। वर्क डन अगर जीरो हुआ बाय द मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं कर सकती है, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा सकती है, क्योंकि वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपको याद होगा वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ सकता है। दैट मीन्स कि स्पीड में भी कोई भी चेंज नहीं आ सकता है ना। तो स्पीड कैन नॉट, है ना, कैन नॉट बी चेंज्ड किसके द्वारा, बाय मैग्नेटिक फोर्स, है ना। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ सकता है चार्ज पार्टिकल के। और एक और चीज हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, वेलोसिटी में चेंज जरूर आ सकता है, क्योंकि वेलोसिटी इज नॉट ओनली अबाउट मैग्नीट्यूड, उसमें डायरेक्शन का भी तो एक रोल होता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से बिना स्पीड को चेंज किए हुए भी वेलोसिटी में चेंज लाया जा सकता है। तो चलिए बच्चों इसमें पहला केस हम लोग लेते हैं। पहला केस हो जाएगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में वेलोसिटी या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है। और उन दोनों केसेस में हम लोग देख पा रहे हैं कि F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी करने पर V क्रॉस बी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रहे या 180 डिग्री रहे, मतलब कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाए या उसके एंटी पैरेलल जाए, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा और वो अनडिविएटेड होके जा सकता है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं केस 2 की, जो कि आज के लेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें थीटा की वैल्यू हम लोग कितनी लेने वाले हैं, थीटा की वैल्यू लेने वाले हैं 90 डिग्री। और उस हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना होने वाला है, 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर होने वाले हैं। तो इस बार क्या होगा, फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता था, फोर्स जो है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता था, लेकिन इस केस में वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे। तो बच्चों इस केस में आप देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे होंगे कि क्या होगा, कैसा होगा पाथ होगा सर्कुलर। क्यों ऐसा, क्योंकि आप सोचिए यहां पर मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है ना, लेटर से कि उसके पास चार्ज नेगेटिव है -Q, और वो इस तरीके से जा रहा था, है ना, इसकी वेलोसिटी ऐसी थी, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमने प्लेन के परपेंडिकुलर मानी है। तो आप सोचिए कि F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी करने पर, है ना, F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी करने पर V क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है ना, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के हिसाब से। तो चूंकि चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो गई, इस पर्टिकुलर केस में डाउनवर्ड हो गई। यहां वाली केस के लिए बात मैं कर रहा हूं।
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, राइट। तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा, क्योंकि यहां पर ये इसे कैसा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये इसे सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। और सेंट्रिपिटल फोर्स अगर लगेगा तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और साथ ही साथ आप ये भी देख पा रहे हैं कि F बराबर क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। V और B 90 डिग्री पर है तो ये हो गया Q इंटू वी इंटू बी, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। तो हमें समझ में आ रहा है कि Q, V और B तीनों ही तो कांस्टेंट है, तो इसलिए यहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आ सकता है और इसीलिए ये कैसा मोशन करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है ये बात। इस केस में बच्चों हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकाल सकते हैं, या फिर आप ये समझिए कि ये जो सर्कल बना उसका एग्जैक्ट रेडियस भी निकल सकता है। कैसे, क्योंकि ये जो Q इंटू वी इंटू बी, ये जो फोर्स है ये किसका रोल प्ले कर रहा है, mv स्क्वायर बाय r का, सेंट्रिपिटल फोर्स का ही तो रोल प्ले कर रहा है। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा mv अपॉन qb। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हैं, इतना छोटा है कि याद अभी भी हो गया होगा। रेडियस का फॉर्मूला क्या हो गया, mv अपॉन qb। अब एक और चीज सोचिए कि अगर रेडियस ये रहा तो हम लोग क्या टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, कितने देर में ये वापस उसी जगह आएगा। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करें, इसको एक राउंड पूरा लगाना होगा, तो डिस्टेंस हो गया 2 पाई r, और किस स्पीड से, स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, लेटर से v है, तो यहां से कितना आ जाएगा, आइए देखते हैं। 2 पाई इंटू r की वैल्यू रख देते हैं mv अपॉन qb और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, v से। तो यहां से देखिए v से v कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया 2 पाई m अपॉन q इंटू b। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि टाइम पीरियड क्या आया, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई m अपॉन qb। तो ये एक ऐसा रिजल्ट है अगेन जो आपको याद रहे तो बहुत अच्छा रहता है ना, तुरंत आपका टाइम काफी सेव होगा और कोई मुश्किल फॉर्मूला भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप ये और ये दोनों फॉर्मूले याद रखिए तो अच्छा रहता है। यहां पे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये छिपी है कि ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया ना, ये किसके इंडिपेंडेंट है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, है ना। v पे तो डिपेंडेंसी है ही नहीं इसकी। इसका मतलब अगर आप ज्यादा स्पीड से भेजेंगे इसे चार्ज पार्टिकल को तो वो बड़े रेडियस में ट्रैवल करेगा, और अगर आप उसे कम स्पीड देके भेजेंगे तो वो छोटे रेडियस में ट्रैवल करके उतने ही देर में वापस से उसी जगह पर आ जाया करेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले का। चलिए बच्चों, तो जितना हम लोगों ने पढ़ा ना उसके ऊपर एक आसान सा सवाल करते हैं। सवाल है, अ प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज एंटर परपेंडिकुलरली इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड। If Rp, Rd and R alpha are the respective radii of the circular paths, find the ratios Rp upon Rd and Rp upon R alpha। तो बेसिकली देखते हैं बच्चों क्या क्या होते हैं ये सारी चीजें। प्रोटॉन हमें पता है क्या होता है। प्रोटॉन के पास चार्ज होता है E और उसका मास है ना, मास ऑफ प्रोटॉन वो कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। क्लियर है ये बात। और उसके अलावा ये जो ड्यूट्रॉन है ये क्या होता है बच्चों, ड्यूट्रॉन होता है एक्चुअली ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस। अब ये ड्यूटेरियम क्या है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है जिसे हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं, ये उसका आइसोटोप होता है ना। और उसके भी न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं ड्यूट्रॉन। तो बेसिकली ड्यूट्रॉन में क्या क्या चीजें होती है, ड्यूट्रॉन में होता है एक प्रोटॉन और साथ ही साथ होता है इसमें एक न्यूट्रॉन। क्लियर है बात। तो इसका मास जो है ना, मास ऑफ ड्यूट्रॉन हम लोग लगभग कितना कह सकते हैं, हम लोग इसका मास कह सकते हैं लगभग 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। साथ ही साथ इसके पास भी चार्ज कितना होता है, चार्ज इसके पास भी एक प्रोटॉन की वजह से E होता है। अब बच्चों आ जाते हैं अल्फा पार्टिकल पर। अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम एटम का न्यूक्लियस। क्लियर है ये बात। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा पार्टिकल के पास क्या होता है, इसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं और साथ ही साथ 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल
वो हो जाएगा लगभग 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और साथ ही साथ इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज इसके पास 2 प्रोटॉन की वजह से आ जाएगा 2 टाइम्स ई। क्लियर है ये बात? तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एक एक करके तीनों के रेडियस निकालते हैं ना। तो सबसे पहले अगर मैं रेडियस ऑफ प्रोटॉन निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, mp इंटू मास ऑफ प्रोटॉन p लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय v ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज इसके पास e है, e इंटू b। क्लियर है ये बात? तो रेडियस कितना आ गया, mv अपॉन qb, यहां पर mp vp और ये eb है। क्लियर है? अब देखिए अपने को सवाल में क्या मेंशन था कि तीनों के पास क्या खासियत है, कि तीनों की काइनेटिक एनर्जीज जो है वो बिल्कुल बराबर है। क्लियर है ये बात? तो बेसिकली यहां पर एमपीवीपी क्या बन गया, वो बन गया उसका मोमेंटम, है ना, इसे कहते हैं मोमेंटम, P बराबर mv। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p स्क्वायर अपॉन 2m। तो बेसिकली अपने पास मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ गया, वो आ गया अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है ये बात? तो मैंने ऐसा क्यों चुना करने का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तीनों की सेम है और यहां पर p का टर्म आ रहा है। तो अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं रेडियस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय प्रोटॉन, वो कितना हो जाएगा, यहां पर मैं लिख सकता हूं अंडर द रूट ऑफ 2 टाइम्स mp इंटू काइनेटिक एनर्जी होल डिवाइडेड बाय e इंटू बी। क्लियर है ये बात? अब इसी तरीके से आप सोचिए मैं और क्या क्या लिख सकता हूं, रेडियस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय ड्यूट्रॉन, है ना, वो कितना हो जाएगा, इसी तरीके से अगर मैं बढ़ूं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स मास ऑफ, इस बार क्या लेना होगा, ड्यूट्रॉन, और मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना है, डबल है, तो यहां पर 2 टाइम्स mp लिख दूंगा, काइनेटिक एनर्जी तो उसका भी सेम है, डिवाइडेड बाय इस बार चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज की वैल्यू उतनी ही रहेगी, तो E इंटू बी हो गया। और इसी तरीके से बच्चों R अल्फा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2 टाइम्स, इस बार मास कितना लिख दे, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी जो कि तीनों की सेम ही है, डिवाइडेड बाय इस बार E के बदले क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ E, और यहां पर आ जाएगा B। तो अब देखिए सवाल में अपने को क्या क्या करना था, अपने को एक बार RP बाय RD निकालना था और एक बार RP बाय R अल्फा। तो पहले RP बाय RD निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं ना। तो RP बाय RD, RP अपॉन RD कितना आ जाएगा, ये आइए RP की वैल्यू देखते हैं कितनी थी, रूट 2mp ke अपॉन EB, है ना। तो जब मैं इसे RD से डिवाइड करूंगा, है ना, तो क्या क्या चीजें गायब हो जाएंगी, आप देखिए 2ke और EB ये तो गायब हो जाएगा, MP भी गायब हो जाएगा, तो बेसिकली बच कितना जाएगा, 1 बाय रूट 2। तो ये तो डायरेक्टली मैं देख पा रहा हूं कि इसकी वैल्यू आ जा रही है 1 बाय रूट 2। इसी तरीके से अब मुझे और क्या निकालना था, RP बाय R अल्फा। तो RP अपॉन R अल्फा करूंगा तो देखिए क्या क्या चीजें गायब हो जाएंगी, 2mp ke गायब हो जाएगा और EB भी गायब हो जाएगा, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि क्या क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा इधर 1 बाय रूट 4 और इधर 2, है ना। तो ये देखिए ये रूट 4 तो बेसिकली 2 ही हो गया, तो 2 2 जा 4 होता है। तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि RP बाय R अल्फा, है ना, RP बाय R अल्फा ये आ जा रहा है 1, आप करके देख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ना ये कितना बन गया R अल्फा, 4 बाहर चला जाएगा ना, तो ये 2 बन के बाहर जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ 2 टाइम्स mp ke अपॉन 2 टाइम्स EB। तो यहां से देखिए ना ये तो वही बन गया ना, देखिए ये तो RP के बराबर ही आ गया ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये दोनों तो बिल्कुल बराबर ही है ना, तो इसीलिए RP अपॉन R अल्फा कितना आ गया, ये आ गया 1। तो हमारा जवाब क्या क्या हो गया, हमारे जवाब हो गए 1 बाय रूट 2 एंड 1। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो एक और केस की बात करते हैं, केस नंबर 3, जिसमें थीटा जो है वो 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में देखिए पाथ जो है वो आएगा हेलिकल। आइए देखते हैं कि हेलिकल पाथ कैसा होता है। ये रहा वो डायग्राम। सबसे पहले इसको एनालाइज करने के लिए आप देखिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसा दिया हुआ है। पहले वाले डायग्राम को अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ग्रीन कलर से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर शो किया गया है, उसकी डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड है। वेलोसिटी वेक्टर कैसा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के से कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, और डायग्राम में ये साफ दिख रहा है कि फाई इज नॉट 0 डिग्री, वो 180 डिग्री भी नहीं है और वो 90 डिग्री भी नहीं है।
तो इस वेलोसिटी वेक्टर के ना दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। एक को कह देंगे हम लोग v पैरेलल जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और एक को कह देंगे v के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को v परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, हम लोग जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन करते थे, है ना, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा था कि हम लोग क्या करते थे, वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ते थे और हम लोग कहते थे कि u cos थीटा की वजह से क्या होगा, वो बिल्कुल सीधा जाते जाएगा बिना किसी एक्सेलरेशन के, और u sin थीटा की वजह से क्या होता था, वो ऊपर जाता था फिर नीचे आता था, और दोनों को हम लोग क्लब कर देते थे, है ना, तो वो हमारा नेट पैराबोलिक पाथ आता था। तो वही काम यहां पर भी करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि इसके पास v पैरेलल नहीं है, ये जो v पैरेलल है ना, ये मान लीजिए इसके पास नहीं है, इसके पास सिर्फ कौन सी वेलोसिटी है, ये v परपेंडिकुलर है। तब तो ये हमारा कौन सा केस बन गया, जब थीटा या फिर फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री था। तो उस केस में देखिए क्या हो रहा है यहां पर, अगर हम लोग F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी कर दें और हमें ये पता है कि सिर्फ इसके पास कौन सी वेलोसिटी है, v परपेंडिकुलर, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, v परपेंडिकुलर क्रॉस b अगर करते हम लोग, आप इस दूसरे डायग्राम को देखिए, तो इस पर फोर्स किस तरफ आता, फोर्स आता इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और हमें ये पता है कि ये जो फोर्स है ये किसका रोल प्ले करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। मतलब कि ये जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन में सेंटर होगा, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि ये जिस रास्ते में जाएगा उस रास्ते का जो सेंटर है वो कहां पर होगा, फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो मैं तो ऐसे ही समझता हूं कि अच्छा v परपेंडिकुलर क्रॉस b की है, तो जो डायरेक्शन आ रही है उसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं सेंटर होगा। क्लियर है? और r जो है वो भी हमें पता है कि कितना होता है, r जो होता है वो होता है mv बाय qb। अब यहां पर मैं v कौन सा लूंगा, यहां पर मैं v लूंगा v परपेंडिकुलर, है ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, आप भूल जाइए कि इसके पास v पैरेलल है। ठीक है ना, अभी मैं वापस से v पैरेलल को पिक्चर में लाऊंगा। तो अब आप देखिए कि v पैरेलल नहीं है, सिर्फ v परपेंडिकुलर है, तो इसका मोशन कैसा होता, सर्कुलर होता। क्या हेलिकल होता? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ सर्कुलर होता, और उसका सेंटर यहां पर होता और वो गोल गोल घूमता। लेकिन अब रोल आ रहा है बच्चों किसका, v पैरेलल का। तो आप ऐसे सोचिए कि आप एक लिफ्ट में है ना, आपके साथ एक बच्चा है जिसके हाथ में चौक है। अब वो चौक लेकर के क्या कर रहा है, उस लिफ्ट में जमीन पर गोल 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 सर्कल लगातार बनाए जा रहा है, और ये लिफ्ट जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v पैरेलल। तो अगर कोई ग्राउंड से बैठा आदमी, उसको अगर वो ट्रांसपेरेंट लिफ्ट दिख पाए, मैं बस एक हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं, तो उसको रास्ता जो दिखेगा वो कैसा कहलाएगा, हेलिकल कहलाएगा। क्लियर है ये बात? और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि एक सर्कल कंप्लीट होगा कितने देर में, एक टाइम पीरियड के बाद, और वो टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई m अपॉन QB। तो उतने देर में वो लिफ्ट कितना ऊपर जाएगी, वो जाएगी v पैरेलल जिस स्पीड से ऊपर जा रही है इनटू वो टाइम पीरियड t, और उसी को हम लोग यहां पर p से डिनोट करते हैं जो कि पिच कहलाता है। आइए मैं वो चीज मेंशन कर देता हूं, पिच है ना, पिच होता है v पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, जो कि कितना हो जाएगा, v पैरेलल इंटू 2 पाई m अपॉन q इंटू b। तो ये एक्चुअली इस केस में क्या आ रहा है, ये जो पिच है ये कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि ये जो लिफ्ट है वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से इस केस में ऊपर जा रही है। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से विजुअलाइज हो चुका होगा कि ये हेलिकल रास्ता जो है कैसा दिखेगा। तो बच्चों वही चीज यहां पर भी लिखी हुई है, द वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द फील्ड कॉजेस सर्कलिंग, है ना, वो सिर्फ सर्कल कॉज करता है, लेकिन इसे ऊपर कौन खींच देता है, विच इज स्ट्रेच्ड अपवर्ड बाय द पैरेलल कंपोनेंट। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मास m चार्ज q is thrown with speed v along x axis in a region of uniform magnetic field b directed along positive z axis. If thickness of region is d, which is less than mb by qb, then find the angular deviation of the particle as it comes out of the magnetic field. Solve the question again assuming the magnetic field in the opposite direction for d greater than mb upon qb. तो बच्चों पहले मैंने ट्राई किया है पहले पार्ट को सॉल्व करने का। बेसिकली पहले पार्ट में ये बोला गया था कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है जिसका मास m है और मैग्नीट्यूड q है, मतलब वो चार्ज माइनस q था, है ना, वो v स्पीड से एंटर कर रहा था। अब x एक्सिस के लॉन्ग वो एंटर कर रहा था
और जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग थी, मतलब कि वो थी बाहर की तरफ, है ना। और मैंने यहां पर देखिए डायग्राम में क्या दिखा रखा है, मैंने वो रीजन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है उसे इस तरीके से ग्रीन डब्बे में बंद करके रख दिया है, ठीक है। अब आप देखिए कि फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू वी क्रॉस बी। अब Q इंटू वी क्रॉस बी अगर करेंगे आप, है ना, तो अगर सबसे पहले V क्रॉस बी करिए तो V क्रॉस बी किधर आ रहा होगा, V ए रहा और B वेक्टर आपकी तरफ रहा, तो V क्रॉस बी करने पर वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो माइनस चार्ज है तो ये पलट करके ऊपर हो जाएगा। तो यहां से मैंने R डिस्टेंस ऊपर, है ना, सच दैट कि R इज इक्वल टू कितना हो जाए mv अपॉन क्यूबी, इतने हाइट पर मैंने यहां पर सेंटर अज्यूम किया। लेट अस से कि ये पॉइंट O है। अब जो है वो घूमेगा घूमेगा घूमेगा, लेकिन एक ऐसे पॉइंट पर जाकर के वो बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इसकी जो विड्थ है इस रीजन की, वो mv बाई क्यूबी से क्या है, कम है ना। अपने को सवाल में ये चीज मेंशन्ड है कि ये जो डिस्टेंस है ना, लेट अस से कि ये डिस्टेंस अपने को सवाल में मेंशन्ड है कि हमें वो d लेना है। तो देखिए सवाल में मेंशन्ड है कि ये जो d है वो क्या है, लेस देन mv बाय क्यूबी है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर ये और बड़ा होता, mv बाई क्यूबी से बड़ा होता, तो क्या होता, ये पूरा एक सेमी सर्कल घूम करके वापस से पीछे जा सकता था। लेकिन अभी क्या दिक्कत आ रही है, अभी यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से ये इस रीजन से बाहर निकल जाएगा। और बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब तो वो कैसे निकलेगा बाहर, टेंजेंशियली निकलेगा, है ना, इस रास्ते से टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा। तो अपने को ये थीटा निकालना है, एंगुलर डेविएशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब वो जाना चाह रहा था एक्स के लॉन्ग, लेकिन अब वो मुड़ गया ना, कितने एंगल से मुड़ गया, थीटा एंगल से। तो बेसिकली अपने को ये थीटा निकालना है। लेकिन मैंने अगर इसे थीटा कहा तो ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, और इसी वजह से ये जो एंगल है वो भी कितना हो गया, थीटा हो गया। तो अब देखिए मैं देखने चाह रहा हूं ट्रायंगल OPS को, है ना। अगर मैं ट्रायंगल OPS को देखूं तो इस ट्रायंगल OPS में देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा d अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो आप देखिए ये तो रेडियस ही है ना, OP क्या है, OP बेसिकली रेडियस है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mv अपॉन क्यूबी। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए साइन थीटा बराबर आ गया dqb अपॉन mv आ गया अपने पास। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स dqb अपॉन m इंटू v। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया पहले पार्ट का जवाब। अब आ जाएंगे हम लोग दूसरे पार्ट में, जिसमें क्या बोला गया है, सॉल्व द क्वेश्चन अगेन अज्यूमिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी माननी है, वो हमें माननी है इनटू द स्क्रीन, लेकिन इस बार जो रीजन है, जो D है, वो क्या है, सफिशिएंट है। चलिए बच्चों, तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने B को रिवर्स कर दिया, B किधर है, इनटू द स्क्रीन है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब Q इंटू वी क्रॉस बी करेंगे, अगर उसमें सिर्फ V क्रॉस बी करे तो आप रखिए अपने हाथ को V की तरफ और घुमाइए B की तरफ, तो आप देखिए अपवर्ड आ रहा है V क्रॉस बी। लेकिन चूंकि बच्चों चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। और फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मुझे पता है कि सेंटर भी होगा, बिकॉज दैट फोर्स इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब अ फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। तो यहां पर मैंने दिखा दिया कि सेंटर कहीं यहां पर होगा, और कितनी दूरी पर, इस पॉइंट से mv बाई क्यूबी पर। तो अब उसको जो डिस्टेंस मिली है, जो d मिला है, इस बार बच्चों सवाल में मेंशन्ड है कि ये जो d है ये बढ़िया है, ये सफिशिएंट है ना इस बार। तो वो आराम से क्या करेगा, वो सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा, और सेमी सर्कल कंप्लीट करने के बाद वो यहां से इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, है ना, टेंजेंशियली। और यहां से तो ये सीधा रास्ता अपनाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी है जो इसे वापस से घुमाए। तो बेसिकली इस बार क्या हो रहा है, वो जा रहा था टुवर्ड्स राइट और मुड़ गया टुवर्ड्स लेफ्ट। तो कितने एंगल का फर्क आया, फर्क आया 180 डिग्री का, है ना। पहले इधर जा रहा था फिर लेफ्ट में जाने लगा, तो घूमा कितने एंगल से, 180 डिग्री से। और ये फर्क क्यों आया, क्योंकि यहां पर रेडियस कितना है, mv बाई क्यूबी, और जो d अपने को दिया हुआ है वो क्या है, mv बाई क्यूबी से ज्यादा है, जिसकी वजह से इसको पूरा मौका मिला आराम से घूमने का, है ना। तो बच्चों हमारे सेकेंड पार्ट का फाइनल जवाब क्या आ जाएगा, 180 डिग्रीज। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज अल्फा विच इज q अपॉन m
enters a uniform magnetic field B vector equal to minus B naught K cap with velocity V vector is equal to V naught I cap from the origin. Find the time dependence of velocity and position of the particle. मतलब बेसिकली अपने को क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल. स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है Q अपॉन M का रेशियो. अब वो एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव z एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है. और वेलोसिटी कैसी है, x एक्सिस के लॉन्ग. और कहां से एंटर कर रहा है, ओरिजिन से. अब अपने को वेलोसिटी और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. चलिए तो बच्चों, मैंने यहां पर देखिए वो जो सवाल में दे रखा था उसको डायग्रामेटिकली शो कर दिया. मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड की बी नॉट थी और डायरेक्शन माइनस के कैप के लॉन्ग थी, तो यहां पर मैंने माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग बी नॉट मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया. अब वेलोसिटी थी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो मैंने यहाँ पर वी नॉट से यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर दिया. अब आप सोचिए कि इस पर फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगा. अगर मैं v क्रॉस b करता हूं तो आप देख पा रहे हैं क्या कि फोर्स लग रहा है पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग. तो इसका मतलब सेंटर जो है कहीं यहां पर होगा ना, क्योंकि जो फोर्स है वो कैसा है, सेंट्रीपिटल. इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन में ही सेंटर अवेलेबल होगा. क्लियर है. और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के. इसका मतलब पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, राइट. तो बच्चों, मैंने यहां पर डायग्राम को और थोड़ा बड़ा करके दिखाया है आपको, ताकि आपको अच्छे से विजुलाइज हो. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमने ये देखा था कि ये जो पार्टिकल है ये कौन सी एक्सिस में घूमेगा, ये एक्स वाई प्लेन में. इनफैक्ट ऐसा कहना चाहिए कि ये एक्स वाई प्लेन में सर्कल मोशन करेगा ना, सर्कुलर मोशन करेगा कुछ इस तरीके से. तो अब मान लेते हैं कि किसी टी टाइम पर वो कितना एंगल घूम गया, थीटा एंगल घूम गया, है ना. और इस समय उसकी पोजीशन लेटर से कि x, y है. z कोऑर्डिनेट तो खैर 0 रहना ही है ना. तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि उसका लेटर से x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट y है. तो अब x कोऑर्डिनेट हम लोग कितना बोल देंगे. आप ऐसे सोचिए कि ये रेडियस तो हमें पता है ना. रेडियस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mv अपॉन q इंटू बी. और अगर मैं यहां पर ये थीटा बोल दूं कि एंगल थीटा है, तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि x के लॉन्ग वो कितना आगे बढ़ा, r का कौन सा कंपोनेंट, r का साइन कंपोनेंट. तो बेसिकली मुझे क्या लिखना चाहिए यहां पर, x इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा. अब बच्चों यहां पर r के बदले तो हम लोग mv बाई क्यू भी लिख देंगे, है ना. इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. r जो है वो हो गया mv अपॉन क्यू इंटू बी. लेकिन यहां पर साइन थीटा में थीटा क्या लिखें, सवाल ये उठता है. तो आप ऐसे सोचिए यहां पर कि ये जो पार्टिकल है ये हमेशा कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो हम लोग इसके लिए ओमेगा तो निकाल सकते हैं ना. ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन रेडियस. तो v परपेंडिकुलर तो पूरा का पूरा v ही है. उसको अगर मैं r से डिवाइड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, ओमेगा. और किसी t टाइम पर मैं अगर बात करूं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. तो यहां से देखिए अपने पास थीटा कितना आ गया, थीटा आ जाएगा v अपॉन r को लिख देते हैं mv अपॉन क्यू बी, और यहां से टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहां से देखिए v से v कैंसिल आउट हो गया और थीटा कितना आ गया, क्यू बी टी अपॉन m, है ना. और यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि q बाय m अल्फा हो गया, तो ये हो गया अल्फा बी टी, है ना. तो हम लोगों ने x बराबर कितना कहा था, x बराबर कहा था r साइन थीटा. तो यहां से x की वैल्यू कितनी बोल देंगे, अब फाइनली x की वैल्यू बोल देंगे, r को लिख देते हैं mv अपॉन क्यू बी, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन ऑफ थीटा से. अब q अपॉन m को अल्फा कह देंगे, तो ये हो जाएगा v अपॉन अल्फा टाइम्स b मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फा बी टी. क्लियर है. तो ये आ गया हमारा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. क्लियर है. अब इसी तरीके से हम लोग y भी निकाल लेते हैं. अच्छा, यहां पर बच्चों b का मैग्नीट्यूड अपने को दे रखा है, वो है b नॉट. तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, b नॉट लिख सकते हैं ना. तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया. अब हम लोग y कोऑर्डिनेट कैसे देखें, तो आइए डायग्राम को फिर से देखते हैं एक बार. y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, आप ये सोचिए कि ये शुरुआत किया था ओरिजिन से और कितना ऊपर गया. तो देखिए ये पूरी की पूरी ब्लू वाली लाइन जो है ये r है, उसमें से कितना घटा दें, ये जो लेंथ है ये एक्चुअली r cos थीटा है. तो अगर मैं r में से r cos थीटा घटा दूं तो वो y बन जाएगा ना. तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, सिंपली y इज इक्वल टू r माइनस r cos थीटा.
तो यहां से देखिए क्या बन जा रहा है, y कितना आ जा रहा है, r तो हम लोग जानते हैं, r कितना हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू इंटू बी नॉट, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा से। अब चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर, m अपॉन क्यू बन जाएगा 1 अपॉन अल्फा, मतलब ये बन गया v अपॉन अल्फा बी नॉट, और अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, हम लोगों ने देख रखा था थीटा कितना है अल्फा बीटा नॉट इंटू टी। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब बच्चों अगर हम लोग वेलोसिटी निकालने के लिए सोचे तो हम लोग ये देख सकते हैं कि स्पीड तो इसकी शुरुआत में कितनी थी, आइए देखते हैं सवाल में। इसकी जो स्पीड थी शुरुआत में वो v नॉट थी, है ना। तो अगर v नॉट स्पीड थी तो वो हमेशा v नॉट ही रहेगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको अगर x और y कंपोनेंट में तोड़े तो vx कितना आ जाएगा, vx आ जाएगा हमारे पास v नॉट का cos थीटा कंपोनेंट, मतलब v नॉट cos थीटा i कैप, और vy हम लोग कितना बोल सकते हैं, vy हम लोग बोल सकते हैं v नॉट साइन थीटा j कैप, और हमें थीटा पता ही है कि थीटा कितना होगा, है ना। तो देखिए बच्चों इस तरीके से हमारे पास vx भी आ गया और vy भी आ गया, और ये चीज निकालने का एक और तरीका क्या हो सकता था, हमारे पास y था, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना। y से हम लोग क्या कर सकते थे, dy बाय dt निकाल सकते थे, और आप चेक करेंगे तो वो इसी के बराबर आएगा। और उसी तरीके से हमारे पास और क्या था, हमारे पास x था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर हम लोग इससे डिफरेंशिएट करते तो आप देखिए क्या आ जाता, वी नॉट अपॉन अल्फा बी नॉट, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते, उसको मल्टीप्लाई कर देते हम लोग कॉस ऑफ अल्फा बीटा नॉट टी एंड अल्फा बी नॉट से। तो वहां पर भी देखिए क्या आ जाता, अल्फा बी नॉट से अल्फा बी नॉट कैंसिल आउट हो जाता, तो बच जाता सिर्फ वी नॉट कॉस अल्फा बीटा नॉट टी, राइट। और वही देखिए यहां पर भी लिखा है vx बराबर कितना लिखा है, वी नॉट कॉस अल्फा बीटा नॉट टी आई कैप। क्लियर है ये बात। और आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा कि क्या डायरेक्शन हमेशा आई कैप और जे कैप के अलॉन्ग ही रहेगी, नहीं, डायरेक्शन कभी माइनस आई कैप के अलॉन्ग भी हो जाएगी, कभी माइनस जे कैप के भी अलॉन्ग हो जाएगी, वो टाइम पर डिपेंड करेगा। बेस्ड ऑन टाइम कॉस कभी नेगेटिव हो जाएगा, कभी पॉजिटिव हो जाएगा, और उसी तरीके से साइन भी कभी पॉजिटिव हो जाएगा और कभी नेगेटिव हो जाएगा। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, अ पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज अल्फा इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन with velocity v vector equal to v naught I cap minus v naught k cap in a uniform plane magnetic field b vector equal to b naught k cap. Find position and velocity of the particle as a function of time. तो देखिए बच्चों जो सवाल था उसे मैंने यहां पर दिखा दिया है। अपने को स्पेसिफिक चार्ज अल्फा दिया हुआ था और वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे ना, एक तो आई कैप में था और एक माइनस के कैप के अलॉन्ग था। तो मैंने ये दोनों कंपोनेंट्स यहां दिखा दिए। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वो पॉजिटिव z डायरेक्शन के अलॉन्ग है और उसका मैग्नीट्यूड b नॉट है। अब चलिए सोचते हैं कि इसकी पोजीशन और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसी आएगी। बच्चों मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना z माइनस z एक्सिस के अलॉन्ग, उसको भूल जाइए। आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, अब एक v नॉट दिख रहा है जो x एक्सिस के अलॉन्ग है और b नॉट दिख रहा है जो z एक्सिस के अलॉन्ग है। अब आप सोचिए कि इसके हिसाब से, है ना, फोर्स किधर लगेगा पार्टिकल पर, फोर्स होता है Q इंटू वी क्रॉस बी करने पर आता है। तो V क्रॉस बी अगर करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन देखिए माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग आ रही है। इसका मतलब इसका सेंटर कहीं यहां पर होगा, है ना। इसका सेंटर जो है इस ओरिजिन से कितना नीचे होगा, R, सच दैट कि R की वैल्यू मैं क्या बोल दूंगा, एम वी नॉट अपॉन क्यू इंटू बी नॉट। यहां पर ये वी नॉट कौन सा है, ये वाला वी नॉट है। क्लियर है ये बात। तो पार्टिकल जो है कैसे मोशन करेगा, पार्टिकल जो यहां से अब घूमना चालू होगा और इस तरीके से वो ऐसे घूमता रहेगा, है ना। अगर क्या होता, अगर सिर्फ ये v नॉट होता, मतलब ये इस xy प्लेन में इस तरीके से गोल 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 घूमता रहता। तो ये मैंने बच्चों उसका पूरा कंप्लीट सर्कल बना दिया है जिस सर्कुलर पाथ के लॉन्ग ये घूमता रहता, अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ ये v नॉट होता जो कि x एक्सिस के लॉन्ग है। लेकिन अब सोचिए क्या हो रहा है, अब यहां पर उसके पास एक माइनस z एक्सिस के लॉन्ग भी v नॉट वेलोसिटी है। तो ऐसा लगेगा अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे तो सिर्फ इसका सर्कुलर मोशन दिखाई देगा, है ना। लेकिन हो क्या रहा है, पार्टिकल जो है वो नेगेटिव z एक्सिस के लॉन्ग भी बढ़ता जा रहा है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग xy प्लेन के मोशन को अलग ट्रीट करते हैं और माइनस z एक्सिस के लॉन्ग मोशन को अलग ट्रीट करते हैं।
क्लियर है ये बात? तो हम लोग एक बार ये देखते हैं कि x और y है ना, x और y कंपोनेंट इसके क्या आते किसी भी t टाइम पर। तो बच्चों देखिए अच्छे से मोशन को देख लीजिए जो कि इस v नॉट की वजह से हो रहा है x एक्सिस के अलोंग, और हम लोग जो z एक्सिस के अलोंग जो v नॉट है ना, नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग, उसको अलग से ट्रीट करेंगे। तो चलिए उसके लिए मैंने यहाँ पर एक आपके लिए डायग्राम बना रखा है। अब इस डायग्राम को देखिए, ये अपना है ओरिजिन है ना, और इसकी वेलोसिटी कैसी थी? उसकी वेलोसिटी थी शुरुआत में आई कैप के अलोंग। तो मान लेते हैं बच्चों की उसका x और y कोऑर्डिनेट x, y हो गया आफ्टर t टाइम, और वो कितना एंगल घूम गया? थीटा। तो हम लोग बड़े आराम से यहां पर देख पा रहे हैं कि ये रेडियस r हो जाएगी, और r कितना हम लोगों ने निकाला था? mv नॉट अपॉन qb नॉट है ना। तो इस हिसाब से इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा? r का साइन थीटा कॉम्पोनेंट। तो मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू r साइन थीटा। और इसी तरीके से y कितना आ जाएगा? अब देखिए यहां पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, मतलब नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है। तो इसीलिए मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इस बार ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे है ना। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की? r में से r cos थीटा घटा देते हैं, तो माइनस साइन लगा करके r माइनस r cos थीटा, और यहां लिख देते हैं j कैप है ना, और x वाला तो i कैप के अलोंग है। तो इस मोमेंट पर देखिए ये कितना आ जा रहा है? r साइन थीटा i कैप, और y के अलोंग कितना आ जा रहा है? वो आ जा रहा है r माइनस r cos थीटा। ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या है? माइनस ऑफ j कैप। तो अब अपने को आंसर इस टर्म में तो नहीं रख पाएंगे, अपने को आंसर किस में देना है? जो जो चीजें सवाल में गिवन है ना। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सवाल में क्या क्या गिवन था। सवाल में बेसिकली बच्चों अपने को अल्फा गिवन था, जो कि कितना होता है? Q अपॉन m होता है, जिसे हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो यहां से आप देखिए कि x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर अपने पास आ जाएगा, r को लिख देते हैं mv नॉट अपॉन qb नॉट, और क्या लिख दें? साइन ऑफ थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, और ओमेगा कितना हो जाएगा? v नॉट अपॉन r इंटू टी। याद आ रहा होगा आपको, पिछला सवाल है ना। तो इस थीटा को बच्चों अगर हम लोग यहां पर पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा? v नॉट इंटू टी अपॉन r है ना। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा फाइनली? x इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी नॉट अपॉन क्यू बी नॉट साइन ऑफ v नॉट टी अपॉन r के बदले लिख देते हैं एम वी नॉट अपॉन क्यू बी नॉट। और इसके बाद क्या आ जाएगा? आपको याद होगा क्यू बाय एम हमने क्या बोला है? अल्फा। तो ये बन जाएगा v नॉट अपॉन अल्फा बी नॉट इंटू साइन ऑफ, ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा Q, और इधर क्या है? M है, Q बाय M है ना, और V नॉट से V नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो Q बाय M हो गया अल्फा बी नॉट इंटू टी, और इसके आगे हम लोग लगा सकते हैं I कैप। तो ये हमारे पास पूरी तरीके से x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब चलिए सोचते हैं कि y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम लोगों ने क्या देखा था? y बराबर हमने लिखा था माइनस ऑफ r माइनस r cos थीटा j कैप, मतलब सिंपली बोल सकते हैं r cos थीटा माइनस r j कैप। तो यहां पर लिख देते हैं y बराबर हो जाएगा r cos थीटा माइनस r j कैप। अब यहां पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर r को अब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं v नॉट अपॉन अल्फा बी नॉट। तो v नॉट अपॉन अल्फा बी नॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा के बदले क्या लिख दें? थीटा के बदले लिख देंगे हम लोग यहाँ पर अल्फा बी नॉट इंटू टी, अल्फा बी नॉट इंटू टी, और क्या कर दे? माइनस 1 कर देते हैं, और ये हो जाएगा जे कैप। तो आप देखिए हमारे पास y कोऑर्डिनेट भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है ना। अब बस एक और चीज निकाल लेंगे तो हमारे को मिल जाएगा सब कुछ, और वो क्या है? वो z कोऑर्डिनेट है। तो z कोऑर्डिनेट देखिए किस तरीके से बेसिकली वेरी हो रहा है। हम लोगों ने देखा था कि z के अलोंग तो वो v नॉट स्पीड से जाता जा रहा है ना। तो अगर ऐसा है तो हम लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। z कोऑर्डिनेट को क्या लिख देंगे? अच्छा, वो माइनस z के अलोंग जा रहा था, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगाना जरूरी है। माइनस ऑफ v नॉट इंटू टी, और यहाँ पर डायरेक्शन के लिए क्या लिख दें? k कैप है ना। तो बेसिकली ये क्या बन गया? v नॉट टी, और डायरेक्शन हो गई इसकी माइनस z एक्सिस, मतलब माइनस k कैप। तो फाइनली हमारा z कोऑर्डिनेट कितना आ गया? v नॉट टी माइनस ऑफ k कैप है ना। तो अगर इन तीनों को हम लोग क्लब कर दे तो बेसिकली हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया ना।
पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर बराबर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। और चलिए एक एक करके तीनों भर देते हैं। एक्स है वी नॉट अपॉन अल्फा बी नॉट, वी नॉट अपॉन अल्फा बी नॉट साइन ऑफ, यहां पर आ जाएगा अल्फा बी नॉट टी आई कैप, है ना, यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट है वी नॉट अपॉन अल्फा बी नॉट, यहां लिख देते हैं वी नॉट अपॉन अल्फा बी नॉट, और क्या था इसके अलावा था कॉस ऑफ, कॉस ऑफ लिख देते हैं अल्फा बी नॉट टी माइनस 1, और यहां पर क्या लग जाएगा पूरा का पूरा ओवरऑल बाहर लग जाएगा जे कैप, राइट। और इसके बाद एंड में हम लोग क्या लिख दे, z कंपोनेंट जो कि कितना हो जाएगा प्लस वी नॉट इंटू टी माइनस ऑफ के कैप। तो ये बच्चों हो गया हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है वेलोसिटी वेक्टर, है ना। तो एक तरीका तो ये कि सिंपली हम लोग इसे क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आइए इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहां से देखिए v वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन अल्फा बी नॉट, और अंदर साइन ऑफ अल्फा बी नॉट टी वाले से भी एक चेन रूल से अल्फा बी नॉट बाहर आ जाएगा, इसीलिए ये वी नॉट रह जाएगा। तो वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा बी नॉट टी आई कैप प्लस, अब आगे अगला टर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप देखिए यहां पर कि ये वी नॉट अपॉन अल्फा बी नॉट तो बाहर है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये पूरा टर्म है ना, ये जो वी नॉट अपॉन अल्फा बी नॉट है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस ऑफ अल्फा बी नॉट टी माइनस 1 से। तो यहां पर भी अपने को दिख रहा है कि बाहर क्या आ जाएगा, सिर्फ वी नॉट आ जाएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन। तो मैं यहां लिख देता हूं माइनस ऑफ साइन ऑफ अल्फा बी नॉट टी, और यहां पर आ जाएगा जे कैप, और उसके बाद क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन माइनस वी नॉट के कैप, है ना। तो ये हमने वेलोसिटी वेक्टर भी निकाल लिया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर भी आ गया, और आप देख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर भी आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देयर एग्जिस्ट्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन xy प्लेन गिवन बाय b वेक्टर इक्वल टू माइनस b नॉट x k कैप। A particle of mass m and charge q is projected from origin with a speed v along positive x-axis. Find the maximum displacement of the particle along x-axis. तो देखिए बच्चों, मैंने सवाल के हिसाब से यहाँ पर डायग्राम बना दिया है। बेसिकली मैंने यहाँ पर दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में है, वो नेगेटिव z एक्सिस के अलॉन्ग है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो है b नॉट इंटू एक्स, मतलब वो x के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है ना। और यहां पर अपने को क्या दिया है कि ये जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब एक चीज देखिए बच्चों, अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती, लेट अस से वी नॉट होती, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वी क्रॉस बी करके आप देख पा रहे हैं कि सेंटर जो है वो कहीं ऊपर आता है ना, और उसके हिसाब से ये सर्कुलर मोशन करता कुछ इस तरीके से। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है mv अपॉन qb, है ना। अब यहाँ पर m और q तो चलिए कांस्टेंट है ना, और v भी जो है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अब b जो है वो लगातार क्या होता जा रहा है, b जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से रेडियस क्या होता जाएगा, रेडियस जो है ओवरऑल कम होता जाएगा। क्लियर है ये बात। तो मैंने बच्चों यहां पर इसका पाथ बनाने की कोशिश करी है, और मैंने ये मेक श्योर करने की कोशिश करी कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लगातार क्या होता जा रहा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लगातार कम होता जा रहा है ना। तो अब चलिए एक काम करते हैं, हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जब ये इस तरीके से जाता जा रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब इसकी वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद तो इसको घूमना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि सेमी सर्कुलर पाथ होता था प्रॉपर, और ऐसे घूम जाता था। इस समय भी हम लोग देखते थे कि इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाती थी, वाई एक्सिस के
पैरेलल, जिसके बाद ये और आगे एक्स के लॉन्ग नहीं बढ़ पाता था। तो उसी तरीके से यहां पर भी इसका मोशन एग्जैक्टली सर्कुलर तो नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा रास्ता होगा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लगातार कम होता जा रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट जब आएगा जब इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वापस से टर्न ले लेगा, है ना, और उसके बाद इसकी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ये हम लोग एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं। तो जिस मोमेंट पर, है ना, जिस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है वाई एक्सिस के पैरेलल, उस मोमेंट पर एक्चुअली हमारे को यह समझ में आएगा कि इसका एक्स के अलोंग क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए बच्चों, मैंने किसी मोमेंट पर जब इसका डिफ्लेक्शन कितना एंगल का हो गया था, थीटा एंगल का हो गया था, उस समय मैंने यहां पर इसकी लोकेशन पर इसकी स्पीड v दिखाई है, क्योंकि वो तो अनचेंज्ड रहेगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कोई भी वर्क डन तो करती नहीं है, जिसके कारण कोई भी स्पीड में चेंज नहीं आएगा। अब मुझे ये पता है कि फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, इस स्पीड, है ना, इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 होगा और ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। लेटस से बच्चों की इस मोमेंट तक जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया था वो कितना हो गया था, एक्स। अब जरा देखिए यहां पर हम लोग वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इस मोमेंट पर क्या बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं v cos थीटा, और vx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। इसके अलावा बच्चों हम लोग एक और चीज जानते हैं, वो है कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई m अपॉन क्यूबी, याद होगा आपको। अब आप देखिए यहां पर टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन क्यूबी होता है, तो हम लोग एक और चीज जानते हैं कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहां से देखिए ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा हमारे पास क्यूबी अपॉन एम, है ना। अब लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बी जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए ओमेगा भी लगातार क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो इस मोमेंट पर हम लोग ओमेगा कितना बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर मोमेंट पर हम लोग ओमेगा बोल सकते हैं क्यू अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाय इस मोमेंट पर जो बी है। और बी कितना था, आइए हम लोग देखते हैं एक बार। बी की वैल्यू थी बी नॉट इंटू एक्स, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहां पर हम लोग भर देते हैं बी नॉट इंटू एक्स, तो ये हो गया बेसिकली ओमेगा। अब बच्चों इस डायग्राम को देखिए और हम लोग ओमेगा क्या बोल सकते हैं, ओमेगा हो जाएगा बेसिकली डी थीटा अपॉन डी टी। तो जो हमने अभी अभी ओमेगा निकाला, इसको क्या भर सकते हैं, इसको हम लोग पुट कर सकते हैं एज डी थीटा अपॉन डी टी, जो कि हो जाएगा क्यू बी नॉट एक्स डिवाइडेड बाय एम। तो अब देखिए बच्चों, हमारे पास dx बाई डी टी आ गया और d थीटा बाई डी टी आ गया। तो अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपने पास d थीटा अपॉन डी एक्स आ जाएगा। d थीटा अपॉन डी एक्स देखते हैं कितना आ जाएगा, क्यू बी नॉट एक्स अपॉन एम डिवाइडेड बाय v cos थीटा, राइट। तो यहां से देखिए अपने पास d थीटा अपॉन डी एक्स आ गया। अब अगर मैं यहां पर एक काम करूं कि d थीटा के साथ cos थीटा को भेज देता हूं, तो cos थीटा डी थीटा ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा क्यू बी नॉट डिवाइडेड बाय एम इंटू एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है यहां तक। अब देखिए यहां पर कि अगर मैं यहां पर इसे इंटीग्रेट करने का सोचूं, है ना, तो किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, जब x की वैल्यू 0 थी, है ना। आइए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं यहां पर। जब देखिए x की वैल्यू 0 थी तब थीटा कितना था, थीटा था 0, राइट। और जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x मैक्स, उस समय आप सोच सकते हैं कि थीटा कैसा हो जाएगा, उस समय थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। तो यहां पर वैसे ही लिमिट पुट कर देते हैं। जब x की वैल्यू 0 थी तब थीटा भी 0 था। जब x की वैल्यू x मैक्स हो जाएगी तब थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2 रेडियन। तो चलिए बच्चों इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने पर ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, और इसमें लिमिट रखेंगे 0 से पाई बाई 2 तक। और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा क्यू बी नॉट अपॉन एम, और ये एक्स डी एक्स के बदले क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और इसमें भी हमें लिमिट क्या रखनी होगी, हमारे को लिमिट रखनी होगी 0 से लेकर के एक्स मैक्स तक, है ना। तो चलिए अब तो हमारे को दिख रहा है कि आंसर सामने आ ही रहा है। तो साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा एक्स मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m अपॉन क्यू बी नॉट। यहां पर बच्चों देखिए हमने एक v को मिस कर दिया था, है ना। ये v कहां पर आएगा, बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि ये m के साथ v एक आना था, है ना। तो यहां पर v लगा देते हैं, तो ये v यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर भी m के साथ v आ जाना है। आप आराम से देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अब देखिए यहां से अपने पास क्या आ गया, एक्स मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv अपॉन क्यू बी नॉट। तो यहां से एक्स मैक्स कितना आ जाएगा, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ 2mv अपॉन क्यू टाइम्स बी नॉट। तो यही बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं ना। सवाल है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q moves at a speed of v. It enters a region of uniform magnetic field at a point E as shown. The field has a strength B. The field is, पहला पार्ट है, the field is directed into the plane of the paper. The particle leaves the region of the field at the point F. Find the distance EF and angle theta. और second part है, if the field is coming out of the paper, find the time spent by the particle in the region of the magnetic field after entering it at E. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, सवाल के पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसके लिए अपने को ये डायग्राम दे रखा है ना। तो बेसिकली हमारे को ये पता है कि वेलोसिटी अगर इसकी इस डायरेक्शन में थी, है ना, 45 डिग्री विद दिस लाइन, तो हम लोग समझ सकते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और अपने को दिया हुआ है कि ये O पॉइंट पर इसका सेंटर है ना। तो ये हमारे को दिख रहा है कि ये जो E से O की डायरेक्शन है, यही वो डायरेक्शन है जिसमें इस पर फोर्स लग रहा होगा। और वहीं पर उसी डायरेक्शन में क्या है, उसका सेंटर भी है ना, जिस सर्कल का ये हिस्सा होने वाला है। क्लियर है ये बात? तो अब आप देखिए बच्चों, अगर ये एंगल 45 है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ एंगल हो जाएगा 45। अब सिमिलरली आप देखिए कि ट्रायंगल OEF को आप देखिए, है ना, OF और OE ये दोनों रेडियस हैं, तो इसका मतलब दोनों की लेंथ क्या हो गई, बिल्कुल बराबर हो गई। तो अगर ये एंगल E जो है वो 45 है, तो एंगल F भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसका मतलब कि एंगल O कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है ये बात? तो हम लोग बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि ये जो E से F तक का जो ये हमारे को आर्क दिख रहा है, बेसिकली ये सर्कल का कितना हिस्सा है, ये 1/4 हिस्सा है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री ही बना रहा है ना। सेंटर पर ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। किस तरीके से यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर पूरा सर्कल घूमा होता है ना, अगर ये पूरा का पूरा एक सर्कल घूमता, तो उस केस में कितना टाइम ये स्पेंड करता अंदर, उस केस में ये टाइम स्पेंड करता टोटल टाइम पीरियड जो कि होता है 2πm अपॉन QB। क्लियर है ये बात? तो अगर पूरा सर्कल घूमता ही है तो टाइम पीरियड होता 2πm अपॉन QB, लेकिन ये कितना घूम रहा है, सिर्फ 90 डिग्री। तो बेसिकली ये उसका कितना पोर्शन है, ये उसका 1/4 है ना, 360 डिग्री का 90 डिग्री 1/4 ही तो होता है। तो बेसिकली T/4 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2πm अपॉन 4 टाइम्स QB, है ना। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये आ जा रहा है πm अपॉन 2 टाइम्स Q इंटू B। ये तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता दी, है ना। इसके अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस EF है ना, ये जो डिस्टेंस EF है वो तो और आसानी से निकल आएगा। वो बेसिकली कितना हो जाएगा, ये 45 है, ये भी 45 है, तो ये हो जाएगा 2r cos 45, है ना, क्योंकि OF cos 45 प्लस OE cos 45 ही तो ये EF बन जाएगा। तो बेसिकली हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जो EF है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 टाइम्स r cos 45 डिग्री, जो कि कितना हो जाएगा भाई, जो कि हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos 45 हो जाएगा 1/√2, और r होता है mv अपॉन q इंटू b। अब एक बार देख लेते हैं सवाल में क्या क्या दे रखा है। सवाल में अपने को मास m दे रखा है, चार्ज q दे रखा है, स्पीड v दे रखा है और स्ट्रेंथ b दे रखा है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, EF इज इक्वल टू √2 टाइम्स mv अपॉन q इंटू b। इसके अलावा बच्चों एक और चीज हमसे पूछी गई थी, वो क्या थी, वो थी ये एंगल थीटा। तो अपने को ये साफ दिख रहा है कि अगर ये एंगल 45 है ना, और साथ ही साथ ये कितना होगा एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंशियली निकलेगा और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। और चूंकि एक स्ट्रेट लाइन है EF, तो अपने को दिख रहा है 45 प्लस 90, तो ये बचा हुआ एंगल थीटा कितना होना चाहिए, ये भी 45 डिग्री ही होना चाहिए। तो हमारा ए पार्ट जो है बच्चों पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब आते हैं सवाल के आखिरी पार्ट पर, जो कि है बी पार्ट। तो देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में हमसे ये बोला गया था कि हमें बस इतना चेंज लाना है कि फील्ड को मानना है कि वो कमिंग आउट ऑफ द पेपर है, और उस केस में हमसे क्या पूछा गया था, टाइम स्पेंट बाय द पार्टिकल इन द रीजन ऑफ द
मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर एंटरिंग इट एट ई। तो देखिए बच्चों, सवाल में ये दिया था कि वो ई से एंटर 45 डिग्री पर कर रहा है, और मैंने यहां पर बना दिया है आपके लिए कि यहां पर v वेक्टर तो ये था, है ना, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी। जब आप v क्रॉस b करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रही है, यहां पर इस डायरेक्शन में आ रही है। तो इस डायरेक्शन में एट अ डिस्टेंस r, है ना, अपने को सेंटर मिलेगा। तो इस बार सेंटर इधर है ना, तो ये घूमेगा किस तरीके से, यहां पर मैंने उसकी पूरी की पूरी ट्रेजेक्ट्री बना दी है आपके लिए। और फिर जब ये यहां पर पहुंचेगा ना, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा और यहां से टेंजेंशियली निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो यहां पर अपने को ये समझ में आ रहा है कि अगर ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। अगेन ये रेडियस है तो इसको भी होना पड़ेगा 45, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन इस बार पार्टिकल कितना एंगल घूमा, पार्टिकल इस बार 270 डिग्री घूमा है। मतलब 3/4 ऑफ पूरा का पूरा टाइम पीरियड अगर सर्कल होता पूरा का पूरा, तो उसका 3/4 हिस्सा ये टाइम स्पेंड किया है इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में। ये चीज हमारे को दिख रहा है क्योंकि एंगल कितना है बच्चों, 270 डिग्री, और ये एंगल है 90 डिग्री। क्या आपको क्लियर है ये बात? तो हमारे को ये जब दिख रहा है कि ये इसने 3/4 ऑफ सर्कल कंप्लीट कर लिया है, तो टाइम पीरियड का कितना हिस्सा हम लोग लिख दें, 3/4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टाइम स्पेंट इज इक्वल टू कितना लिख दें, दिस इज इक्वल टू 3/4 ऑफ टोटल टाइम पीरियड, जो कि कितना हो जाएगा, 3/4 ऑफ 2πm अपॉन q इंटू बी, है ना। और यही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा छठा लेक्चर खत्म होता है ऑफ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग पता है क्या देखने वाले हैं। अभी तो हम लोगों ने देखा कि मोशन इस पार्टिकल का कैसा हो रहा है अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर इस चार्ज के पास, है ना, इस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड तो फील हो ही, अगर साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पर इंपोज की जाए तो फिर इसका मोशन कैसा होगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही प्रेजेंस में इस चार्ज्ड पार्टिकल का मोशन कैसा होता है, वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तो इसीलिए अगर वो अच्छे से, अगर हम चाहते हैं कि समझे, तो हमारे को ये लेक्चर अच्छे से रिवाइज करके आना होगा और इसके होम असाइनमेंट के सारे सवाल को आप निपटा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।